नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बारे में जो सच छिपाया गया था वो फिल्म के जरिए सामने आ गया। उन्होंने सभी से सच का साथ देने की अपील की। दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पीछे। उस फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री देखते ही देखते नेशनल आइकॉन बन गए हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए विवेक सबसे बड़ा हमदर्द बन गए हैं तो राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रीय भावना के प्रतीक। सही अनुमान लगाया आपने। हम बात कर रहे हैं फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बिहार में भी सियासत तेज है। बीजेपी ने फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री करने की मांग की। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सरकार का काम है। इस तरह का वह पिक्चर बना है, मैं तो उस डायरेक्टर को, निर्देशक को धन्यवाद देता हूँ कि जो फिल्म बना है, फिल्म तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जो पेपर मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिली है कि इतनी पुराने जो उस समय के कश्मीरी पंडित लोगों के साथ हुआ था उस पर आधारित यह फिल्म है। और निश्चित रूप से इस फिल्म को बिहार में चलना भी चाहिए। टैक्स फ्री हो लेकिन थोड़ा कम मात्रा में लगे कि आम लोग भी इस फिल्म को देख सके। देखिए, ये तो सरकार पर निर्भर करता है कि इस फिल्म पे टैक्स फ्री करे या टैक्स लगावे। ये सरकार पर निर्भर करता है और सरकार चाहती है तो टैक्स फ्री करे और नहीं चाहती है तो फिर टैक्स लगावे। और इस पर सब दुनिया में लोग देख रहे हैं, कहीं टैक्स फ्री में देख रहे हैं, कहीं टैक्स लग रहा वहां भी देख रहे हैं। मूल विषय है कि वहां पर जो भी परेशानी लोगों की हो रही है, तो अब परेशानी के निदान की दिशा में कितना कदम बढ़ा, कितने नए लोग को बसावट पर अपना जो बसावट है उस पर जाकर के बसे। साथ ही साथ जो राज्य देश का वह सीमावर्ती इलाका है जो एक संवेदनशील इलाका है, तो निश्चित रूप से तमाम सामाजिक और धार्मिक समूह के लोग अपना जो समर्पण है कि अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होकर के उस मातृभूमि पर वास करें, सुरक्षित और संरक्षित रहें, उनका मानव विकास हो, यह महत्वपूर्ण है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसा कोर्ट का कहना है। हिजाब विवाद में छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक में हिजाब बैन के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि हिजाब इस्लामिक कल्चर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। यानी कि साफ तौर से कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में जो हिजाब के बैन को लेकर फिलहाल आदेश जारी किया था उसको बरकरार रखा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल हिजाब मौलिक अधिकारों यानी कि आर्टिकल 14, 15 और 25 को वायलेट नहीं करता है। अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान अपने यहां से ड्रेस कोड को निर्धारित करता है तो छात्रों के द्वारा उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल कर्नाटक हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला आने वाले समय के लिए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करेगा, लेकिन स्पष्ट रूप से कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि शैक्षणिक संस्थान में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले को लेकर करीब 25 से ज्यादा याचिकाएं फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि ये उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन तमाम याचिकाओं को सिरे से खारिज करते हुए यह कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो भी ड्रेस कोड लागू किया जाएगा उसका पालन तमाम छात्रों को करना होगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। बिहार विधानसभा परिसर में आज कांग्रेस के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों की मांग थी कि बिहार में भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू हो। साथ ही साथ बिहार में गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा बहाल करने की भी मांग कांग्रेस विधायकों ने की। इन विधायकों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। बिहार में शिक्षा के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने आवाज़ यहां बुलंद किया है। देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो यहां पे अपने हाथों में पोस्टर लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ के तर्ज पर पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार में उच्च शिक्षा के स्तर में को बल देने की मांग कर रहे हैं। हाई स्कूल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो, इसकी भी मांग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैडम, हाई स्कूल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, शिक्षा सुधरे इसको लेकर के। बिल्कुल, जो ट्रेंड टीचर हैं उनकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है? क्वालिटी एजुकेशन की अब बात करते हैं तो ट्रेंड टीचर को दीजिए, हाई स्कूलों में उनका भर्ती कीजिए। कांग्रेस ऐसी पार्टी थी कि अनट्रेंड टीचरों को बहाली की और एक अच्छे वेतनमान उनको मिलता है। आज पढ़े लिखे लोगों का स्थिति ये हो गया है कि दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एक ही स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के फिजिकल टीचर 10-10 तो हैं। सब्जेक्ट वाइज टीचर ना होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही। प्राथमिक स्कूल का वही है, प्राइमरी स्कूल का वही है। बहुत ही बदतर स्थिति है शिक्षा का यहाँ। सीधे तौर पे कहना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से पुरानी पेंशन नियमावली जो लागू हुई है उसी तर्ज पे बिहार में भी होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा का स्तर सुधरे, इसकी मांग कांग्रेस ने इस तरह से प्रोटेस्ट करके किया है। बहरहाल देखना होगा कि इनकी इस मांगों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे ग्राम रक्षा दल के लोग और तभी ये भिड़ंत हुई। प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर के पास पहुंच गए थे जहां पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मानदेय समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और इसको लेकर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच जब प्रदर्शनकारी जेपी गोलंबर पर पहुंचे तो वहां पर पुलिस की तरफ से रोका गया और जब वो नहीं रुके, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए, तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। खबर पटना सिटी के अगम कुआं से है जहां मोबाइल लूट मामले में हाजत में बंद एक कैदी की इलाज के दौरान एनएमसीएच में मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतक की पहचान आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार मछुआ टोली के रंजीत सहनी के रूप में हुई है, जो अपराधी बताया जाता है कि रंजीत सहनी अपने एक अन्य साथी के साथ बीती देर रात अगम कुआं आरओबी के पास राहगीर से मोबाइल लूट रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और उसे पुलिस को सौंप दिया था। दोस्त बुला रहे 1000 रुपये मांगने के लिए, बोले मत जाइए। आज क्या जानकारी मिली? आज क्या हुआ? आज कैसे जानकारी मिली? आज मेरे देवर जानकारी दिए, बोला क्या चाहिए कि भाभी जाइए एमसीएच में भर्ती है, मम्मी के लेके जाइए। तो क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया था? हाजत में मर गए कैसे? नहीं, वो सब कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम था। हम सोए हुए थे, हमको बोले कि जाइए वहाँ पर भर्ती है, हम उठ के भाग गए। देखिए, एक रंजीत सहनी नाम का व्यक्ति कल पकड़ाया था मोबाइल छीनने के इसमें केस हुआ था इनके ऊपर। तो पूर्व से भी कई सारे केसेस में ये अभियुक्त रहा है। तो कल रात को जब ये बंद था हाजत में तो एकाएक इसकी तबीयत बिगड़ी, इसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर जाते ही मृत घोषित कर दिया गया। 2 साल बाद भव्य तरीके से बिहार दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर गांधी मैदान सजने लगा है और समारोह को लेकर युद्ध स्तर से तैयारियां चल रही हैं। राजकीय समारोह का आयोजन 22 से 24 मार्च तक होगा, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। पटना में गांधी मैदान के साथ साथ एसकेएम हॉल में भी समारोह का आयोजन किया जाना है। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों में भी बिहार दिवस मनाया जाएगा। इस बार बिहार दिवस की थीम 7 निश्चय आधारित जल जीवन हरियाली होगी। गांधी मैदान से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार दिवस को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। जो मुख्य समारोह है गांधी मैदान के साथ साथ पटना के एसकेएम हॉल में किया जाएगा, जहां पर लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से मंच तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग गैलरीज तैयार की जा रही है और खुद अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी 2 साल बाद ऑफलाइन तरीके से पटना के गांधी मैदान समेत तमाम जो जिले हैं उसके साथ साथ सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से जो सांकेतिक कार्यक्रम हो रहा था
उसका इस बार व्यापक रूप देखने को मिलेगा और ऑफलाइन तरीके से भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बार भी समारोह का जो नोडल विभाग है वो शिक्षा विभाग होगा, यानी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, उसके द्वारा ये आयोजन किया जाएगा। 22 तारीख को सीएम नीतीश कुमार खुद समारोह का उद्घाटन करेंगे और 24 मार्च तक लगातार ये कार्यक्रम होगा। अलग अलग विभाग के यहाँ पर स्टॉल्स लगाए जाएंगे, साथ ही प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। तो निश्चित रूप से आप गांधी मैदान को देख सकते हैं कि किस तरह से तैयार किया जा रहा है, यानी होली के बाद पूरी तरह से आपको ये सज धज कर गांधी मैदान तैयार हो जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और जो मुख्य मंच है यहीं से उद्घाटन समारोह होगा। जल जीवन हरियाली यानी सरकार का जो 7 निश्चय है उसको यहाँ पर फोकस किया जाएगा, यानी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको गांधी मैदान के मंच से आप देख सकते हैं। तो ये बिहार दिवस जो है ठीक 2 साल के बाद लोग गांधी मैदान में मुख्य रूप से देख सकेंगे, जिसको लेकर जो तैयारी है साफ तौर से आपने देखा कि युद्ध स्तर से चल रही है, यानी 19 तारीख तक तैयारी जो है वो पूरी कर ली जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने धमाकों की तैयारी में जुटे संदिग्ध आतंकी इनामुल हक उर्फ इनाम इम्तियाज को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। इनामुल हक मूल रूप से झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इनामुल धार्मिक स्थलों पर विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। आरोपी सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के युवकों को जिहाद के लिए भड़का रहा था। आरोपी लश्कर-ए तैयबा के आतंकियों से जुड़ा था और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों से भी जुड़ा था। व्हाट्सएप ग्रुप पर जिहाद के लिए चैटिंग होती थी। इनामुल हक हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाने वाला था। न्यूज 18 की टीम गिरिडीह स्थित संदिग्ध आतंकी के घर पहुंची और परिवार से इनामुल के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। परिवार ने बताया कि इनामुल यहां 8वीं क्लास तक की पढ़ाई कर काजिमगाह स्थित मदरसा में पढ़ाई करने गया था, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यूपी के देवबंद चला गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इनामुल हक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि उन पर आरोप यह है कि वो लश्कर-ए तैयबा के संदिग्ध आतंकी हैं और वो गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो गाँव प्रखंड के जो पटना गांव है वहाँ पे रहने वाले हैं और उनके घर के सामने में हूँ। और ये इनाम इम्तियाज जो बताया जा रहा है इनामुल हक उनका घर है। उनके माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि एटीएस ने संदिग्ध लश्कर-ए तैयबा के आतंकी होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ देवबंद में एक मामला भी दर्ज एटीएस के द्वारा कर दिया गया है और एटीएस ने उन्हें अभी अपने कब्जे में ले लिया है और अधिक जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन यूं ही बताया जा रहा है कि ये जो इनामुल हक हैं वो गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। ये खबर गिरिडीह जिले में आग की तरह फैली हुई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई है और इनके परिवार वालों को थाना बुलाया गया है। मोहम्मद इम्तियाज। इनामुल हक आपका कौन लगता है? मेरा बेटा है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं टोटल? 5 लड़का 1 लड़की। अच्छा, वो उसका कितना नंबर था? वो सबसे छोटा था लड़का? वो नहीं, 4था नंबर। अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी? पढ़ाई लिखाई मकतब में पढ़ा है, यहाँ पढ़ रहे हैं पटना में। उसके बाद फिर पटना हिंदी स्कूल है वहाँ भी पढ़ा है। उसके बाद वो पढ़े 8वां या 7वां पढ़ा है। उसके बाद चला गया काजिमगाह मदरसा में पढ़ाई 3 साल किया है। फिर उर्दू बोर्ड की परीक्षा वहीं से दिया है। उसके बाद फिर देवबंद गया है पढ़ने के लिए। तो बताया जा रहा है कि वो एक आतंकी था, लश्कर-ए तैयबा से संबंध था। तो ये उनकी गिरफ्तारी एटीएस उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया है, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत बात है सर, गलत है बिल्कुल। क्योंकि इतना बच्चा ज़्यादा उम्र के है नहीं। उसका आधार कार्ड में 20 साल है, वैसे 20 साल है नहीं, क्योंकि यहाँ जन्म पत्री बनता नहीं है, गाँव ग्राम है ना। तो आधार कार्ड के हिसाब से 20 साल है, वैसे वो 17 से 18 साल के बीच में, इससे ओवर नहीं है। आपके बच्चे की गिरफ्तारी एटीएस ने किया